Hello everyone, welcome back once again. So we are about to start a new chapter, that is chapter number 15, which talks about delisting of equity shares, right? So delisting regulations 2021. इससे पहले जो regulations थी वो कौन सी थी? delisting regulation 2009 which actually has been ruled out. तो अब हम कौन सी regulations को पढ़ेंगे? 2021 को, right? तो हमारे एग्जाम्स में यही applicable है. नाउ अब डीलिस्टिंग की मैं बात करूं तो डीलिस्टिंग किसका हो रहा है? इक्विटी शेयर्स का. व्हेन आई एम सेइंग इक्विटी शेयर्स, अब उसमें डिफरेंशियल कैटेगरी हो, चाहे मेरे सुपीरियर वोटिंग राइट्स के साथ हो, इंफीरियर वोटिंग राइट्स के साथ हो, मतलब हम ऑल टुगेदर इक्विटी शेयर की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे. और जब हम बोलते हैं डीलिस्टिंग हो रही है किसी कंपनी, कंपनी इज गोइंग फॉर डीलिस्टिंग, मतलब क्या कि कंपनी एक सर्टेन क्लास ऑफ शेयर्स को अपने ट्रेडेबल प्लेटफॉर्म से हटा रही है, राइट? सो लिस्टिंग का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना कि कंपनी लिस्ट हो रही है, तो मतलब क्या कि कंपनी अपने एक अगेन सर्टेन क्लास ऑफ शेयर्स को लिस्ट कर रही है सो दैट वो पब्लिकली ट्रेड हो पाए, राइट? अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं लिस्टिंग के? कि देखो, आप एक लोअर कॉस्ट में आप कैपिटल को रेज कर सकते हो, करेक्ट? आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपको मार्केटेबिलिटी मिलती है, आप अपनी कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अगर लिस्ट कर रहे हो तो इट इज़ मोर विजिबल टू मेनी स्टेक होल्डर्स. तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपके लिस्टिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं. अब मैंने लिस्ट तो मतलब मैंने एज एन कंपनी ने अपने एक सर्टेन क्लास ऑफ शेयर्स को लिस्ट तो करा दिया, लेकिन फॉर XYZ रीजन, इट कुड बी कंपनी अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, तो अब ऑब्वियसली वो अपने शेयर्स को ट्रेड करके क्या करेगी? तो अपने शेयर होल्डर्स को बोलेगी ना कि भाई तुम्हारे पास जो भी मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, एक सर्टेन प्राइस जो अग्रीड हुआ है उस पर बेचना, मतलब ऑब्वियसली बेचना चाहते हो तो बेच दो, और इफ नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि यार कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, अगर कंपनी डीलिस्ट करा रही है सर्टेन शेयर्स को, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी अपने बिजनेस को बंद कर रही है, इस राइट? डेफिनेटली इसका मतलब तो ये नहीं है. तो अगर मुझे मेरी कंपनी पे, उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे, उसके जितने जो नंबर्स आ रहे हैं उन पे भरोसा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि कंपनी के भले शेयर्स डीलिस्ट हो जाएं, लेकिन मैं उस कंपनी के शेयर होल्डर बन के रह सकती हूँ. तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर डीलिस्टिंग हो रही है तो मुझे मेरे शेयर्स, मतलब मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी लेनी मैंडेटरी ही है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट? वो मेरे एज अ शेयर होल्डर, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उस एग्जिट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती हूँ या नहीं. तो वन ऑफ द रीजंस कुड भी, जैसे हमने बात करी कि बिजनेस क्लोज कर रही है, या फिर इंसॉल्वेंसी में चली गई है, तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट करा सकती है. हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. मैं आपको पूरा एक एक्सेल शीट है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑब्वियसली मेड बाय मी बट ऑन दी पब्लिश्ड ऑन दी साइट्स ऑफ दी सेबी की पूरी एक्सेल शीट है, और वो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि कौन कौन सी कंपनी ने किस प्रोसीजर के थ्रू, लाइक डीलिस्टिंग के दो प्रोसेस हैं, एक वॉलंटरी और एक कंपल्सरी, तो किस प्रोसीजर के थ्रू कंपनी ने डीलिस्ट कराया है, कौन सी रेगुलेशन एप्लीकेबल है. अगर अभी दिखा दूंगी तो ऑब्वियसली इट वुड बी ऑफ नो यूज, क्योंकि हमने रेगुलेशंस पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है. लेकिन एक बार हम रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, जो मेजर रेगुलेशंस हैं उनको हम कवर कर लेंगे, तब मैं आपको वो एक्सेल शीट दिखाऊंगी, तो यू वुड ईजिली कनेक्ट कि अच्छा ये कंपनी कौन से रेगुलेशन को फॉलो करके अपने शेयर्स को उन्होंने डीलिस्ट कराया है. अगेन फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, डेफिनेटली इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यहाँ से आपके स्पेसिफिकली रेगुलेशन 4 की मैं बात करूँ तो केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आते हैं नो डाउट, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रोसीजरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो ऑल टुगेदर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग. ठीक, द टर्म डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मीन्स रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज. सो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर मेरी कंपनी के शेयर्स
एक ट्रेडेबल प्लेटफॉर्म पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट ही नहीं है, तो आई कैन नॉट गो फॉर डी लिस्टिंग। दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। तो मतलब क्या कि कंपनी जिसके एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड है, अब वो उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी को वहां से रिमूव कराना चाहती है, सो दैट वो पब्लिकली ट्रेडेबल नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज डीलिस्टिंग। As a consequences of delisting, the securities of that company would no longer be traded at that exchange. The company lists its securities on stock exchange so as to provide marketability and liquidity to the security holder. देखो एक बेनिफिट ये भी है ना कि अगर मेरी कंपनी के एक शेयर्स लिस्टेड हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ मार्केटेबल, राइट। ट्रेडेबल कैसे है कि मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आई डू नॉट हैव द लिक्विडिटी एज अ शेयर होल्डर कि मैं उसको कभी भी चाहूँ तो बेचूँ और कभी भी चाहूँ तो खरीद लूँ, करेक्ट। लेकिन अगर एक बार लिस्ट हो जाते हैं तो मुझे सोचना नहीं है, मुझे जो भी प्राइस सही लगेगा या मुझे जब एग्जिट करना है मैं कर सकती हूँ। तो ये क्या एक कंपनी में शेयर होल्डर को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स के पास क्या आती है, लिक्विडिटी तो होती ही होती है, कंपनी के पास भी लिक्विडिटी है, शेयर होल्डर के हाथ में भी लिक्विडिटी है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। द कंपनी चूज टू लिस्ट देमसेल्फ टू ग्रैब द एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग, दैट इज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। कि अगर मैं किसी इन्वेस्टर से पैसा उठा रही हूँ, कोई राउंड्स करके पैसा उठा रही हूँ, तो मुझे उनको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्टेक अपनी कंपनी में देना पड़ेगा, राइट। और हो सकता है मैं डेट में पैसा उठा रही हूँ तो वो परसेंटेज भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करा दिया है और वो ट्रेडेबल हो गए हैं, राइट, मैं पब्लिक इशू ले आई, वो ट्रेड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं लोअर कॉस्ट पे पैसा उठा पाऊंगी, राइट। सो ग्रेटर शेयर होल्डर बेस, लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, प्रेस्टीज एक्सेट्रा. Delisting, which is totally the reverse of listing, denotes removal of securities of a listed company from the platform of the stock exchange. Delisting of securities can be done either by the company on voluntarily basis or on the compulsory side, right? तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं delisting की बात करूँ तो दो पैरामीटर्स, मतलब या तो वॉलेंट्री, मतलब क्या, मेरी खुद की मर्जी से, खुद की एज इन कंपनी की खुद की मर्जी से, वो डीलिस्ट करा रही है, ठीक है, डीलिस्ट करा सकती है। कंपल्सरी का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरी खुद की मर्जी नहीं है इसमें कि मुझे डीलिस्ट कराना ही है, लेकिन मेरे कुछ कारनामे ऐसे हैं, मैंने कंप्लायंसेस नहीं करे हैं, एंड फॉर दैट रीजन मुझे क्या एक पनिशमेंट के तौर से मेरे को मैंने लिस्टिंग रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे हैं, तो मुझे पनिशमेंट के तौर से मेरी सिक्योरिटीज को वहां से डीलिस्ट कराया जा रहा है। तो मेरी खुद की मर्जी इन्वॉल्व नहीं है, बट अ कंपल्शन है कि शेयर्स को डीलिस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि वॉलेंट्री मेरी खुद की मर्जी से हो रहा है, कंपल्सरी मुझे फोर्सफुली वो चीज को करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने कुछ चीजों का जो मैंडेटरी कंप्लायंस है वो नहीं किया है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है डीलिस्टिंग का कि वॉलेंट्री में हम देखेंगे तो तीन, देखो कंपल्सरी में तो कोई आपका फर्दर बाइफिकेशन है ही नहीं, मैंने कंप्लायंसेस नहीं करे हैं तो मुझे ऑब्वियसली कुछ टाइम के, ये ऐसा तो नहीं है ना कि इंटीमेट नहीं किया या मुझे पता नहीं है कि मैंने कंप्लाई नहीं किया है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे अपने आप मतलब ऑब्वियसली से भी क्या कर देगा, डीलिस्ट कर देगा। तो उसका तो प्रोसेस अलग ही हो गया, ठीक है, खत्म हो गई बात कि नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ से बाहर जाओगे ही जाओगे। लेकिन जब मैं वॉलेंट्री अपनी खुद की इच्छा से डीलिस्ट होना चाहती हूँ तो हमने बोला भाई तीन पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर क्या हो सकता है, अब एक और बात देखो, जब मैं बोलती हूँ ना पैरामीटर्स हैं तो मतलब कुछ तो चीज़ होगी तभी हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स बने हैं।
तो अगर मैं बोलूँ कि जब हमारी कंपनी लिस्ट होती है तो 3 बोर्ड्स हैं, मेन बोर्ड, ठीक है, सेकेंड इज SME एंड द थर्ड इज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP। ठीक, हमें पता है मेन बोर्ड क्या है, SME क्या है एंड इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म भी हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कवर किया है। नहीं पता है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ तो लैक हो रहा है, जिससे कि हम ऑलरेडी जो चीज़ पढ़ चुके हैं और आपको याद नहीं है। तो जस्ट टू गिव यू अ जेस्ट कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो मेरी अपकमिंग कंपनीज हैं, अपकमिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट होते हैं। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, करेक्ट। तो इन 3 जगह पे लिस्ट होती है अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। अब अगर मेरी कंपनी, या तो मान लो मैंने बोला कि अगर मेन बोर्ड में भी है तो हमारी NSE पे है, BSE पे है, हमने बोला कि अगर सारे ट्रेडिंग टर्मिनल से वो डीलिस्ट हो रही है, ठीक है, बोला कि एक भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे अवेलेबल नहीं होगी, सब जगह से डीलिस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप सब जगह से अपने जो शेयर्स को वापस लेना चाह रहे हो, सिक्योरिटीज की कैटेगरी को ही खत्म कर रहे हो, तो फॉर श्योर कि अगर मैंने उस कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो आपको मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है, राइट। तो वॉलेंटरी मैं डीलिस्ट कर रही हूँ फ्रॉम ऑल दी एक्सचेंजेस, ठीक। तो मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको देनी है? टू शेयर होल्डर, राइट। सेकेंड केस क्या बनता है कि मैं वॉलेंटरी डीलिस्ट तो करा रही हूँ, लेकिन फ्रॉम दी फ्यू एक्सचेंजेस, मतलब मैं कुछ एक्सचेंज से अपने आप को डीलिस्ट करा रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक एक्सचेंज पे मेरे शेयर्स अभी भी ट्रेडेबल हैं, ठीक। तो एज अ शेयर होल्डर मुझे फिर इतना फर्क नहीं पड़ता ना कि ठीक है आप और जगह से डीलिस्ट हो रहे हो, तो इट डज नॉट इफेक्ट मी, प्रोवाइडेड आपके शेयर्स अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे, एक रिकॉग्नाइज नेशन वाइड टर्मिनल पे क्या है, लिस्टेड है। तो मैं वहां पे मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ट्रेडेबल है, तो मेरे पास अभी भी वो लिक्विडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उस शेयर्स को जब बेचना चाहूँ, जिस प्राइस पे बेचना चाहूँ बेच सकती हूँ। तो उस केस में कंपनी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को देना जरूरी नहीं है। गॉट इट? 2 केस हो गए। थर्ड केस आता है हमारी स्मॉल कंपनीज का, बोलता है कि वेदर लिस्टेड एट एनी ऑफ द एक्सचेंजेस, ठीक। तो उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है, लेकिन नो बिडिंग, ये हम समझेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो 3 कैटेगरीज मान के चलो, वॉलेंट्री में क्या है, 3 कैटेगरीज है, मैं सब जगह से डीलिस्ट कर रही हूँ अपने शेयर्स को, तो फॉर श्योर मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है। सेकेंड केस क्या बनता है मेरा कि मैंने मतलब कुछ एक्सचेंजेस से अपने आप को डीलिस्ट करा लिया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ऑन 1, दैट इज मिनिमम 1 ट्रेडिंग टर्मिनल हैविंग, मतलब नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्टेड है, तो मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड केस हमारा स्मॉल कंपनी का होता है। तो ये बाइफर्केशन किस में आता है? वॉलेंट्री डीलिस्टिंग में आता है। अगर हम कंपलसरी की बात करें तो फिर भाई वो तो करना ही जरूरी है, तो उसमें कोई कैटेगरी होने का मतलब ही नहीं बनता। In voluntary delisting, company decides on its own to remove securities from the stock exchange. There could be many reasons for companies to take the route of voluntary delisting, such as company cease to carry on the business, bankruptcy, or the company has been acquired or merged with another entity. कि भाई कंपनी का टेक ओवर हो गया है, वो मर्ज हो रही है, और जो हमारी एक्वायरर कंपनी है वो ये मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई हम इसको एक्वायर करने के बाद इसके शेयर्स को डीलिस्ट करा देंगे, राइट। तो हो सकता है ना तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के लिए कंपनी जा सकती है। Whereas in compulsory delisting, the securities of the company are removed from stock exchange as a penal measure for not making submissions or complying with various requirements set out in the listing agreement within the time frame prescribed। कि आपको disclosures करने हैं ना, पढ़ते हैं LODR, ICDR, ये सब क्या है जो लिस्टिंग के डिस्क्लोजर्स हैं, आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर
कंप्लाई करने ही करने हैं, राइट। एलओडीआर और क्या बोलता है भाई, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस ही तो हैं, वो हमने उनको कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है, जो भी सेट टाइम फ्रेम मेंशन्ड है उसके अंदर, और अगर हम नहीं करेंगे तो एज अ पीनल मेजर, एज अ पेनल्टी मेजर हमारे शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। सो अब ये समझ में आया वॉलंटरी क्या होता है, कंपलसरी क्या होता है। ये देखो, इसको ना आपका ये बेस है। अगर मैंने ये दो चीज़ों को समझ लिया, मतलब मेरी स्टार्टिंग, मेरा बेस कॉन्क्रीट बन रहा है। अब फर्दर जब मैं, अभी तक हम क्या पढ़े, अभी हमने एक भी रेगुलेशन को स्टार्ट नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को बेसिक समझ रहे हैं कि भाई आगे जब हम बात करेंगे, केसेस पढ़ेंगे, तो हमारा बेस जो स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पता तो हो डीलिस्टिंग क्या है, वॉलंटरी कब होती है, कंपलसरी कब होती है, ठीक। अब इसके बाद जब हम रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो अभी तक हमने ये चीज़ कवर करी। अब बात आती है कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंशन, राइट, और डीलिस्टिंग क्या एक चीज़ है। सोचने वाली बात है कि मैंने किसी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, स्कूल में सस्पेंशन होता था ना, सस्पेंड हो गए, मतलब क्या, फॉर अ सर्टेन टेन्योर, लाइक फॉर 20 days, 1 month, 15 days, 1 week, एज पर दी जो भी आपने काम करे हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको सस्पेंड किया जाता था कि उतने टाइम पीरियड के लिए आप कोई भी मतलब स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करोगे। दैट मीन्स आप वो कॉलेज, वो स्कूल उतने दिन के लिए नहीं आओगे, आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज बेसिकली कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है फॉर अ सर्टेन टेन्योर, करेक्ट। बट डीलिस्टिंग मतलब क्या आप वापस ऑब्वियसली आ सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि एक बार डीलिस्ट हो गए तो वापस नहीं आएंगे, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन क्या हम इतना, अभी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो इतना तामझाम कर रहे हैं, तो क्या हम शॉर्ट ड्यूरेशन में वापस आने के लिए कर रहे हैं कि आज मैंने डीलिस्ट किया, 2 महीने बाद मैं लिस्ट कर रही हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो डीलिस्टिंग का मतलब क्या है कि आप अभी तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि आप हमेशा के लिए यहाँ से हट रहे हो, आपका कमबैक नहीं है, राइट। So delisting is different from suspension or withdrawal of admission to dealing of security, which is for a limited period. Suspension या withdrawal of admission आपका जो डील करने का सिक्योरिटीज पे, वो क्या है, for limited period time आपका रोका जा रहा है। So whereas suspension of trading in security means that no trade can take place in securities of the company suspended for a टेम्पररी पीरियड। मतलब क्या, मैं मान सकती हूँ कि सस्पेंशन, जैसे मैंने बोला, एक टेम्पररी फेज है, यू विल कम बैक, राइट। वेराज इन डीलिस्टिंग आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक वापस आ ही नहीं सकते हो, लेकिन सस्पेंशन इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड। सस्पेंशन इज नॉट डन एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी। भाई मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकती कि मैं, अच्छा जब मैं वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम डिनोटिंग एज अ कंपनी, करेक्ट। सो एक कंपनी ऐसे नहीं कर सकती, अच्छा चलो आज मूड हुआ अपने आप को सस्पेंड कराते। कभी किया है कॉलेज में ऐसे कि हमें ना जाके कि प्लीज सस्पेंशन लेटर इशू कर दो, नहीं, राइट। तो सस्पेंशन कभी भी कंपनी की साइड से इनिशिएट नहीं होता है, लेकिन whereas delisting can be initiated from the side of the company as well. So it is not done at the instance of company, but it is the action taken by stock exchange against the company, generally for non-compliance of listing conditions as stipulated under the listing obligations and disclosure requirement. That means LODR regulations, for which the stock exchange may impose fine or freeze promoters group holding of designated security as may be applicable in coordination with depositories. So once the company makes good the compliance of the listing conditions under the LODR regulations, stock exchange withdraws the suspension and permits trading. कि भाई आपने कुछ काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको आपके जो शेयर्स हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है कि इतने टाइम में वो मतलब ऑब्वियसली ट्रेडेबल नहीं होंगे, राइट।
तो इसके लिए आपको क्या पीनल मेजर्स हो सकते हैं कि आपके जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग्स हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, उनको भी फ्रीज किया जा सकता है, फाइन इम्पोज किया जा सकता है। एंड व्हेन यू मेक गुड द कंप्लायंस, आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देते हो, देन यू कैन मेक अ कम बैक फॉर श्योर। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशंस, कि भाई डीलिस्टिंग के लिए देखो, लिस्ट होने के लिए तो हमें पता है कि भाई कैसे लिस्ट होना है, फिर क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, दैट इज मैंडेटरी। वो तो नहीं पता होगा तो हम कैसे लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो हम डीलिस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, कि इसके लिए अलग हटाने के लिए एक अलग प्रोसीजर ला रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, तो खुद सोच के देखो। एक टाइम बाउंड मैनर में आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपको पता है कि मुझे कौन से केस में मैं फॉल हो रही हूँ और मुझे क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से मैं डीलिस्ट हो सकती हूँ। कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट करा सकती है। प्लस इन्वेस्टर्स को ये चीज़ एक ओपन या ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है, तो उनको भी पता है कि अच्छा ये कंपनी के शेयर्स, अब ये वाले कैटेगरी के शेयर्स डीलिस्ट हो रहे हैं, अगर मेरे पास हैं तो आई हैव द ऑप्शन टू टू अवेल द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। तो एक डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, टाइम बाउंड मैनर में हो जाता है, ठीक है। और जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं कि भाई अगर कुछ पता ही नहीं है, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है कि कौन सी कोई कंपनी किस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, दूसरी कंपनी किसी और चीज़ को फॉलो कर रही है। तो उस चीज़ को मिटाने के लिए जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको मिटाने के लिए एक सेट पॉलिसीज का, सेट रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली टू बी इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट, यहाँ पे इस सर्टेन रेगुलेशन को लेके आया गया। सो ये आपको याद होनी चाहिए। अगेन मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या है? इनहैंस डिस्क्लोजर टू हेल्प इन्वेस्टर टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सेकेंड, रिफाइन कर देता है प्रोसेस को, एज इन इसको आप और क्या लिख सकते हो, स्मूथ कर देता है प्रोसेस को। रैशनलाइज, रैशनलाइज का मतलब क्या है कि भाई हमें बेटर मतलब एक और स्ट्रीमलाइन तरीके से, बेटर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, राइट। बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर हो रही है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जो कंप्लीट कर सकते हैं हम अपने डीलिस्टिंग के प्रोसेस को। स्ट्रीमलाइन द डीलिस्टिंग रेगुलेशन टू मेक इट रोबोस्ट, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली, कि हम एक ट्रांसपेरेंट मैनर इन कोऑर्डिनेशन विद, आप इसको और कैसे समझ सकते हो कि भाई हम जो ये डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हैं वो आपकी ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करती हैं, स्पीडी आपको ये चीज़ों को एकम्प्लिश करने में हेल्प करती हैं। प्लस प्लग गैप्स, दैट मीन्स कोई अगर बीच में गैप्स आ रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या, तो यू कैन रेफर टू दीज रेगुलेशन फॉर अ स्मूथ एंड easy process. Then obviously to be updated reference to Companies Act and other securities law, कि भाई ये कंपनी है, पब्लिक है, तो अच्छा ऐसे होगा, ठीक है। तो इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट, की कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें बायबैक आ रहा है, तो क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वी हैव टू हैव अ लुक कि भाई बायबैक के टाइम पे क्या अलाउड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एक्ट्स भी चलना इजी हो जाता है जब कोई सेट रेगुलेशंस हमारे सामने होती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो बेसिक हमारी रेगुलेशंस हैं, करेक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, उसको स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 3, ठीक है। ये किसकी बात करती है, एप्लीकेबिलिटी की बात करती है। अगेन मैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट बोलूँ रेगुलेशंस, जितना हम अभी कवर करेंगे, तो रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन 4 इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ रहे हो ना, कि मतलब प्रायोरिटी पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेरी रेगुलेशन नंबर 4। बट टू अंडरस्टैंड दैट रेगुलेशन नंबर 3 भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। So these regulations shall be applicable to delisting of equity shares of the company, including equity shares having superior voting rights from all or any of the recognized stock exchange,
where such shares are listed। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज बोल दी थी कि इक्विटी शेयर्स की डीलिस्टिंग का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे ना। उसमें अलग कैटेगरी हो सकती है क्या, कि भाई मेरे सुपीरियर वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, किसी में इंफीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ये डीलिस्टिंग रेगुलेशन सारे के सारे इक्विटी शेयर्स की डीलिस्टिंग पे एप्लीकेबल होते हैं। नाउ व्हाट इज सुपीरियर वोटिंग राइट्स, हमें पता है कि हम कई बार कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स को क्या इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, सुपीरियर वोटिंग राइट। क्यों, कि मान लो मैंने ऑब्वियसली भाई आप भी कंपनी के शेयर्स मतलब कंपनी के कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, एंड फॉर दैट आप भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ जिसको हम बोलते हैं कि आप भी कुछ परसेंटेज के ओनर तो डेफिनेटली बनते ही हो, ठीक है। मैं भी पैसा लगा रही हूँ, तो ऐसे अगर कंपनी के पब्लिकली लोग पैसा लगाते रहे तो मेरा कंट्रोल एज अ इन्वेस्टर, एज अ प्रमोटर, तो हो सकता है ना डाइल्यूट हो रहा है, मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है। मैं मैनेजमेंट में कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग को सुपीरियर रख पाऊँ, फॉर दैट पर्पस हमारे कंपनी में क्या आते हैं या क्या क्लॉज आया है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स का, करेक्ट। अब उसमें क्या हमें जनरली बोला जाता है कि 1 शेयर इक्वल्स टू 10 वोट्स। दिस इज यूनिवर्सल, मतलब इससे ऊपर नहीं होगा, राइट, कि ऐसा नहीं हो सकता 1 शेयर इक्वल्स टू 20 वोट्स, नो, ये एक सेट प्रिंसिपल है कि 1 शेयर इक्वल्स टू 10 वोट। तो अगर मैं एज अ प्रमोटर, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट, ऑब्वियसली मैंने ही कंपनी को स्टार्ट किया है, तो मेरे पास जो होल्डिंग है, ठीक, उसमें मेरी डिसीजन मेकिंग समझ लो कितनी ज़्यादा है कि मैं किसी भी डिसीजन पे मेरे वोट्स मेजॉरिटी हैं, मेरे पास कंट्रोल ज़्यादा है। तो इसको हमने बोला सुपीरियर वोटिंग राइट्स, ठीक। और कुछ बात की सुपीरियरिटी नहीं है, बट वोटिंग राइट मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। अगर इंफीरियर इसको उल्टा कर दो, क्या कि इंफीरियर क्या हो सकता है कि 10 शेयर्स इक्वल्स टू 1 वोट, तो ये इंफीरियर हो गए वोटिंग राइट्स में, करेक्ट। तो यही डिफरेंस है। तो बोलते हैं कोई भी कैटेगरी के शेयर्स हो, इट डज नॉट मैटर, डीलिस्टिंग अगर हो रही इक्विटी शेयर्स की तो रेगुलेशंस वो सब पे एप्लीकेबल होंगे, राइट। अब इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ आती है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्या, जो मेरी डी लिस्टिंग की रेगुलेशंस है वो कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे, किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, तो बोला ब्रॉडली 2 केसेस हैं जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। पहला क्या कि मेरी सिक्योरिटीज़, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, मैंने आपको 3 बताए थे, मेन बोर्ड, एसएमई और आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो अगर मेरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ मैंने आईजीपी पे लिस्ट कर रखी हैं, अब देखो लिस्ट होना और लिस्टेड है, लेकिन मैं उसका अभी पब्लिक इशू नहीं लेके आई हूँ, तो जब पब्लिक का पैसा ही उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मैंने पब्लिक इशू लाया ही नहीं है, तो अगर मैं उसको वहाँ से डीलिस्ट भी कर देती हूँ तो मेरे जनरल पब्लिक को कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो बोलता है उस केस में उन पे ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। कॉमन सेंस है। क्या मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कीवर्ड्स क्या है, किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर मेरी सिक्योरिटीज आईजीपी पे लिस्टेड हैं, राइट, लेकिन लिस्टेड तो हैं लेकिन पब्लिक इशू नहीं आया है, करेक्ट, पब्लिक इशू नहीं है, तो दैट मीन्स मेरी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जर्नल पैसा, लोगों का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आम आदमी का पैसा इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मैं उस सिक्योरिटी को उस प्लेटफॉर्म से हटा भी रही हूँ तो किसी स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में मेरे ऊपर डी लिस्टिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट केसेस कि अगर मेरी कंपनी आईबीसी में चली गई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में चली गई है, अब वहां पे रूलिंग अथॉरिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग किसके पास है, एनसीएलटी के पास, करेक्ट।
तो हमें पता है वो पूरा प्रोसेस कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान को एक सब मिलके एक प्लान को अप्रूव करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर मेरी कंपनी क्या हो जाती है, वो प्रोसीजर के थ्रू हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, राइट। अब वो प्रोसेस में जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है एज पर दी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दैट मीन्स मेरी कंपनी CIRP में चली गई है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और NCLT ने मेरा रेजोल्यूशन प्लान जो है, जो इंसॉल्वेंट जो पूरा का पूरा प्लान है वो अप्रूव कर दिया है, करेक्ट। अब उस प्लान के अंदर ये बात लिखी है कि भाई हमें इस कंपनी को अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान है, उसमें ये बात लिखी ही है कि भाई हमें कंपनी के शेयर्स को पहले डीलिस्ट कराना पड़ेगा फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन प्लान। तो अगर वहां पे ये बात लिखी है तो दैट मीन्स आप अपने शेयर्स को डीलिस्ट कराओगे, ठीक है, उस रेजोल्यूशन प्लान को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई उसमें तो उस पर्टिकुलर, तभी तो हमने, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अपडेट रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट एंड अदर सिक्योरिटीज लॉ, करेक्ट। तो मतलब हम अलग और जितने भी लॉज हैं उनके कंप्लायंस इन कंसिस्टेंस विद अदर लॉज हम चलते हैं। तो अगर एक लॉ ये बोलता है कि अगर रेजोल्यूशन प्लान जो कि अप्रूव्ड हो गया है NCLT से, उसमें ये प्रोविजन है, तो बोलता है यहाँ पे फिर तुम्हें अलग से डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021 को फॉलो करना नहीं है, राइट, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस प्लान के तहत कर ही रहे हो ना, तो अलग से तुम्हें फिर वापस से ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, तुम उस प्रोसेस के अंदर ही डीलिस्ट कर सकते हो। या फिर और उस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर जो कि NCLT ने अप्रूव कर दिया है, वहां पे ये मेंशन है कि भाई ये प्रोसेस के लिए हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को देनी ही होगी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो ऑब्वियसली अगेन वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में मेंशन है, तो हमें सेपरेटली डीलिस्टिंग रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करना है। However, the existing public shareholder shall be provided an exit opportunity। तो ऑब्वियसली जब हम ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस मतलब डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हम पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे हमें ऑलरेडी ये चीज हम कर रहे हैं उस प्लान के तहत, ठीक है। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो हम दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं जो भी प्राइस पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे होगे, which shall not be less than the price by whatever name called at which the promoter or any entity belonging to promoter group or any other shareholder directly or indirectly is provided an exit opportunity। कि भाई जितने जो भी स्पेसिफाइड प्राइस पे मेरे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है, उस प्राइस से कम नहीं होना चाहिए क्या, एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर दी अदर शेयर होल्डर, राइट। दैट मीन्स वो तो मिनिमम हमें देना ही देना है, उससे कम हम ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये चीज डिसाइड हो जाती है, हमें अपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 1 डे ऑफ द अप्रूवल ऑफ द जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोसेस है, वो जो हमारा प्लान अप्रूव हुआ है, ठीक है, NCLT ने अप्रूव किया, उसके एक दिन के अंदर अंदर विद इन 1 डे ऑफ द अप्रूवल हमें अपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या करना है, 2 चीज इन्फॉर्म करनी है। क्या आप डिटेल्स दोगे, डिटेल ऑफ डीलिस्टिंग, ठीक है, कि हम डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, ये क्लास ऑफ शेयर्स का डीलिस्ट हो रहा है एज पर दी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान। सेकंड, जो आपने एग्जिट प्राइस ऑफर कर रहे हो टू दी शेयर होल्डर्स को, उसका जस्टिफिकेशन दोगे, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर चीज लिखी है जस्टिफिकेशन फॉर दी एग्जिट प्राइस। क्यों, हमने बोल दिया कि भाई मिनिमम प्राइस तो हमारा वो होगा ही होगा जो हम अपने प्रमोटर्स को या उनकी ग्रुप एंटिटीज को ऑफर कर रहे हैं एज दी एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो वो मेरा मिनिमम प्राइस ही है। तो आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या प्राइस डिसाइड किया है, उसका जस्टिफिकेशन प्लस डिटेल्स ऑफ डीलिस्टिंग हमें विद इन 1 डे ऑफ द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान आपको इन्फॉर्म करना है टू द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। विद इन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान लिखा है ना, विद इन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड, राइट।
किसके साथ? डिटेल्स ऑफ डीलिस्टिंग अलोंग विद जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिट प्राइस। ये हमें इन्फॉर्म करना है किसको? अपनी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। सो आई होप अभी हमने क्या पढ़ा? हमने डीलिस्टिंग समझा, ठीक है, डीलिस्टिंग क्या होता है, क्यों कंपनी करती है, हमने वो पढ़ा। फिर हमने देखा कि अच्छा डीलिस्टिंग के दो तरीके हैं, दो तरीकों से डीलिस्ट कंपनी हो सकती है, राइट, दो कैटेगरीज हैं, और उसमें भी वॉलेंट्री के 3 सब कैटेगरी है, कंपल्सरी की कोई कैटेगरी नहीं है। इस तरीके से आप रिवाइज करोगे ना तो जितना हमने पढ़ा है आपको एकदम आंखों के सामने आ जाएगा, राइट। तो ये बात पड़ी। फिर हमने देखा कि अच्छा इसके रेगुलेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये रेगुलेशंस को क्यों लाया गया, ठीक, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हमने समझा कि डीलिस्टिंग और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने यहाँ पे बात करी कि अच्छा ठीक है, ये जो रेगुलेशंस हैं, पहले तो हमने बोल दिया रेगुलेशन नंबर 3 बोलता है कि हम इक्विटी शेयर्स की हर क्लास पे एप्लीकेबल होते हैं। फिर हमने बोला है नीचे कि कुछ जगह ही एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो कुछ जगह कौन सी थी? हमने बोला कि अगर आईजीबी पे आपका लिस्टेड है लेकिन अभी तक पब्लिक इशू नहीं आया है तो आपको ये रेगुलेशंस को फॉलो करना डीलिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकेंड कैटेगरी हमने बोला कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, राइट, CIRP में चली गई है, वहाँ पे आपका NCLT ने जो आपका रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हो गया है, तो फिर आप डीलिस्टिंग की अगर वहाँ पे बात की गई है तो उस प्रोसेस को फॉलो करोगे और ना ही आप डीलिस्टिंग रेगुलेशन 21 को फॉलो करोगे। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पे भी आप पे केस स्टडी आ सकती है कि एक पूरी सिचुएशन दे दी और उसमें IBC का रेफरेंस दे दिया, राइट। अब आपसे पूरा रेफरेंस दे के अब आपको ये सॉल्व करना है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो केस स्टडी कुछ नहीं होती, केस स्टडी क्या है कि जैसे एक रेगुलेशन है नॉन एप्लीकेबिलिटी की, इस पे ही अराउंड आप पे एक स्टोरी बना दी कि अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। तो कई बार तो सोल्यूशन हमें एकदम सामने दिख जाता है कि भाई ये तो प्रोसेस एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो हम किसका रेफरेंस दे देंगे? रेगुलेशन नंबर 3 का नॉन एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस लिख देंगे एंड केस स्टडी वुड बी सॉल्व्ड, ठीक। तो वही मैं बोलती हूँ, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एंड तभी हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, करेक्ट। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द कंडीशंस फॉर डीलिस्टिंग एंड देन मतलब रेगुलेशन 4, 5, 6, 7 एंड मूविंग फॉरवर्ड वी वुड कंप्लीट दिस चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक नई चीज़ है, अभी तक हम लिस्टिंग समझते हैं, अब हम डीलिस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कुछ भी क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको कोई डाउट होता है कि मैम ये क्या है, इसमें ये कैसे होगा, ठीक है, ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो मेक श्योर आप अपने अपने डाउट्स को जो भी हैं वो क्लैरिफाई करके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।